पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजन के बारे में हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं और हमें पढ़ना है स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है, एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण काल अर्थात उच्चारण किसी भी स्वर को उच्चारित करने में लगे हुए समय के आधार पर। दूसरा होता है उसकी उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा होता है जीव के प्रयोग के आधार पर। चौथा होता है ओष्ठ के आधार पर और पांचवा होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, क्या होगा, ठीक है। और फिर हमारा आता है दूसरा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा बाह्य प्रयत्न और दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को भी विभक्त किया गया है। तो बाह्य प्रयत्न दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है घोष स्वर और दूसरा होता है अघोष स्वर। फिर अभ्यंतर प्रयत्न को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा होता है अविवृत। पहला है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर अर्थात काल से ही समझ में आता है समय। किसी भी स्वर को लगे हुए किसी भी स्वर के उच्चारण में लगे हुए समय के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। तो ये ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कल भी हमने बताया था कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि रे। फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए और ओ और औ। इस प्रकार ये हमारे हुए दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग किसी को पुकारने या फिर बुलाने में किया जाता है, या फिर जहां हमें किसी शब्द को, किसी वर्ण को ज्यादा खींचने की आवश्यकता पड़े वहां पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। ये एक अंग्रेजी के एस की तरह होता है, इसका साइन होता है। इस उदाहरण के द्वारा देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कोई ज्यादा आगे निकल गया है, उसको हम बुलाना चाह रहे हैं, तो उसका नाम मान लो रीता है, तो अपन बुलाएंगे रीता, रीता। जोर से बुलाने पर हम री खींचते हैं, तो वो जो री खींचते हैं तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं शीला। तो जो शा है हम उसको खींचेंगे। इस प्रकार प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है किसी को पुकारने के लिए या फिर किसी को दूर से बुलाने के लिए। जब वो ज्यादा दूर चला जाता है तो रोहन बुलाते हैं ना हम, तो वो इस प्रकार हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा नंबर पे आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। हमने पहले पढ़ लिया उच्चारण काल के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर को ही हम गुरु स्वर बोलते हैं और दीर्घ स्वर, इसे हम गुरु स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर भी बोलते हैं।
मूल मूल स्वर जो होते हैं इनका मेल होता है तब ये संधि स्वर बनते हैं। किस प्रकार? अब हम संधि स्वर बनाते हैं, देखिएगा किस प्रकार संधि स्वर बनते हैं मूल स्वर से। आ और आ को जोड़ा हमने तो यहाँ पर एक संधि स्वर का निर्माण हुआ आ। फिर ऊ और ऊ को जोड़ा हमने तो यहाँ पर ऊ का निर्माण हुआ। फिर ई और ई को हमने जोड़ा तो यहाँ पर ई का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये हमारे संधि स्वर का निर्माण हुआ। इन्हें हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। और इसकी एक विशेषता और है, ये देखिए आ और आ एक ही जाति का है, ऊ और ऊ एक ही जाति का है, ई और ई एक ही जाति का है। अर्थात एक ही जाति के स्वर जब नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, सजातीय स्वर किसे कहते हैं बताइए, या फिर आपको 4 विजातीय स्वर दे दिया जाएगा और एक सजातीय स्वर दे दिया जाएगा। आप इसमें से छांटिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाला है वो भी बड़ा स्मार्ट है, वो भी पढ़कर बैठा है, उसको पता है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं। विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए वो ये सब दे देते हैं, संधि स्वर में कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। ये बड़ा भयानक सा शब्द लगता है, संधि स्वर क्या होते हैं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, बस किसी को भी हम टिक करके आ गए। तो ये जब हम और 4 स्वर पढ़ेंगे, अब इसके बाद आ और ई मिला तो ए बना, आ और ए मिला तो ए बना। फिर आ और ऊ मिला तो ओ बना, आ और ओ मिला तो औ बना। इस प्रकार ये जो 4 स्वर हुए ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आप देखिए यहाँ एक सी जाति थी सबकी, तो यहाँ पे सजातीय स्वर बन गए। फिर यहाँ पर अलग अलग जाति के स्वरों ने एक नए स्वर को जन्म दिया। तो अलग अलग जाति के स्वर जब नए स्वर को जन्म देते हैं तो वो कहलाते हैं विजातीय स्वर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं। अर्थात ये जो पूरे स्वर हुए ये हुए हमारे संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर को मिलने पर जब नए स्वर का निर्माण होता है तो वे संधि स्वर कहलाते हैं या फिर गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर। अब है हमारा तीसरा होस्ट के आधार पर, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ओष्ठ के आधार पर किया जाता है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट की हमारे होंठ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन स्वरों को हम होस्ट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उसके आधार पर पहला होता है हमारा वृत्तामुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी हम अर्थात वृत्त से ही समझ में आता है गोलाकार की आकृति। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी होंठ जो होती है वह गोलाकार की हो जाती है, तो उन स्वरों को हम वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। आ, हमने बोला आ, होंठ हमारी जो हुई वो गोलाकार की हुई। फिर बोला हमने आ में भी हमारी होंठ गोलाकार की हुई। फिर हमने कहा ई, रे, ए और ए। इस प्रकार
कितने स्वर जो हैं इसमें हमारी होंठ गोलाकार की होती है, अर्थात इन स्वरों को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है आवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी होंठ जो होती है गोलाकार की नहीं होती है उन स्वरों को हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो उसके अंतर्गत उ, ऊ, ओ और औ आते हैं। ये स्वर जो होते हैं आवृत्तमुखी कहलाते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का मुख्य प्रयोग होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो होता है प्रयोग अधिक होता है, संयोग होता है हमारी जीभ का, तो उन स्वरों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। पहला होता है अग्रस्वर। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, 4 तरह के विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें से अग्रस्वर कौन सा है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का अगला हिस्सा काम करता है या क्रियाशील होता है, उन स्वरों को अग्रस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। अग्रस्वर कौन कौन से होंगे? ई और ई। क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाएगा, अब इनमें से अग्रस्वर बताइए, आ, उ, ए और ई। अब आप जानते हैं तो अग्रस्वर आप बता पाएंगे, आपने पढ़ा होगा तो। फिर दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है, मध्य भाग सहयोगी होता है या मध्य भाग कार्य करता है, वह होता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में आ आएगा, आ जो होता है वह मध्य स्वर कहलाता है। तीसरा होता है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से होंगे पश्च स्वर? हमारे ओ, औ, उ, आ, ये हमारे हो गए पश्च स्वर। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में उसी से ही प्रश्न आते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 5वें नंबर पर हमारा आता है उच्चारण स्थान के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर ये कंठ द्वारा बोले जाते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें कंठाभ्य स्वर बोलते हैं। अ और आ, इसमें कंठ का सहयोग होता है जब इन स्वर का उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कंठाभ्य स्वर। फिर आता है हमारा ओष्ठभ्य। ओष्ठ के सहयोग से जो स्वर बोले जाते हैं, अर्थात जहां पर उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है तो उन्हें हम ओष्ठभ्य स्वर बोलते हैं। तालव्य, तालु द्वारा जो बोले जाते हैं, उ और उ, ये हमारी तालु द्वारा बोले जाते हैं। मूर्धन्य ऋ की जो रे होता है जो मूर्धा पर बोला जाता है, इसलिए इसे मूर्धा स्वर बोलते हैं। फिर तालव्य, तालव्य स्वर उन स्वरों को बोले कंठ और तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों को मिलाकर जो दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। ए और ए ये कंठ तालव्य स्वर कहलाएंगे। ओष्ठ कंठोष्ठ स्वर जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, जिन उन स्वरों को कंठोष्ठ स्वर बोलते हैं। आ और औ ये कंठोष्ठ स्वर हैं। आ और औ इन स्वर के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है या फिर योगदान होता है। इसलिए जैसा कि आज आपने देखा कि हमने जो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है वो उच्चारण के आधार पर पढ़ा है। अब हम आगे की वीडियो में
प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वह आपको बताएंगे। थैंक यू।